अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होना चाहिए, और ये वीडियो स्पेसिफिकली नवंबर वाले लॉ एडमिशन टेस्ट के परस्पेक्टिव से हम बनाएंगे। और इसके साथ साथ आप तमाम स्टूडेंट्स जो इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट में हैं, इंटरमीडिएट पार्ट सेकंड में हैं या इंटरमीडिएट पार्ट सेकंड को क्लियर कर चुके हैं, इस हवाले से डिस्कस करेंगे कि आप में से कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं, किन स्टूडेंट्स को लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो कनेक्टेड कन्फ्यूजन हैं कि LLB का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और इन केस किसी कैंडिडेट के जो स्कोर है या एज है वो कम होने की वजह से एडमिशन नहीं हो पा रहा, तो वो किस तरीके से अपने आप को एक फिट कैंडिडेट, एक सूटेबल कैंडिडेट बना सकता है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम लोगों के लिए एक ब्रीफ अपडेट, वो लोग जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप तमाम लोग अपनी प्रिपरेशन एलिमेंट्स ऑफ लैट के 7th एडिशन से कर सकते हैं और घर बैठ के लॉ एडमिशन टेस्ट को इस किताब से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये किताब एक कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स है जिस पर रिलाई करके आप A to Z लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको इससे बढ़ के असिस्टेंस चाहिए तो आप जो है वो दी लॉ अकेडमी की ऑनलाइन लैट प्रिपरेटरी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन तमाम के हवाले से मजीद डिटेल्स हासिल करने के लिए आप स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें। अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ और हम डिस्कस करते हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट में अप्लाई करने का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। लैट को डिस्कस करने के बाद फिर हम LLB 5S की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। अगर हम HEC की तरफ से प्रोवाइडेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो उसमें आपको क्लियरली ये नजर आएगा कि वो तमाम कैंडिडेट्स जो अपना पार्ट फर्स्ट क्लियर कर चुके हैं, यानी कि उनके पास उनका रिजल्ट कार्ड मौजूद है और वो क्लियर है, और वो तमाम कैंडिडेट्स पार्ट सेकंड का एग्जाम भी दे चुके हैं और एग्जाम देने के बाद वो फ्री हैं, उनको अभी सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं मिला, तो आप तमाम लोग एलिजिबल हैं एज पर HEC कि आप लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर हों और उसको क्लियर करें। लेकिन अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो HEC मद्देनज़र नहीं रख रही, जिसकी वजह से हर साल स्टूडेंट्स की राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट होती है। वो क्या चीज़ें हैं? वो ये चीज़ें हैं कि जब आपके सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स होने के फ़ौरन बाद आपकी मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स ओपन होते हैं, यानी कि एग्ज़ाम कंडक्ट होने से पहले वो यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन ओपन कर चुकी होती हैं और वो स्टूडेंट्स को कहती हैं कि आप लोग अप्लाई कर दें। और जैसे ही सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं, तकरीबन यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स क्लोज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और उन क्लोज होने से पहले लॉ एडमिशन टेस्ट HEC अनाउंस ही नहीं करती। और अगर कोई लॉ एडमिशन टेस्ट अनाउंस कर दिया जाए तो आप तमाम लोग जानते हैं कि लैट में अप्लाई करने के बाद, अपेयर होने के बाद, उसका रिजल्ट हासिल करने तक कम अज़ कम 1.5 महीना आपको रिक्वायर होता है। तो कम से कम अगर 1.5 महीना आपको लैट का रिजल्ट एक्वायर करने में लगता है, तो यूनिवर्सिटीज़ तो उस रिजल्ट को रिक्वायर करती हैं जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं, और अगर आपके पास वो रिजल्ट कार्ड मौजूद नहीं है तो आपको इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब यूनिवर्सिटीज़ ये चीज़ मद्देनज़र नहीं रखती कि एक कैंडिडेट तो एलिजिबल ही अभी हुआ है और इसी कैंडिडेट के लिए हमने अपने एडमिशन्स ओपन किए हैं, फॉल एडमिशन्स, तो किस तरह से हम अपने एडमिशन्स को उस एलिजिबल, मतलब वो एलिजिबल कैंडिडेट जिसने भी लैट नहीं दिया उससे पहले क्लोज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप तमाम लोगों को करना ये है कि अगर आप पार्ट फर्स्ट क्लियर कर चुके हैं, आपके पास पार्ट फर्स्ट का रिजल्ट मौजूद है, तो आप लोगों को जो भी लॉ एडमिशन टेस्ट उसके बाद मिले, फॉर एग्जांपल अभी ये नवंबर में कंडक्ट होना है, उसके बाद एक्सपेक्टेडली ये जनवरी या फरवरी में कंडक्ट होना है, इन दोनों लॉ एडमिशन टेस्ट में लाजमी अपेयर होना है। और अगर आप इनमें से किसी एक लैट को मिस करते हैं तो फिर आप चांस पे चले जाते हैं। तीसरा लैट भी होगा, डेफिनेटली बात है साल 2025 में, लेकिन आपने कोशिश करनी है, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि पहली अटेम्प्ट में लैट क्लियर नहीं हो सकता। तो इसके लिए अपने आप को आपने एक तो प्रिपेयर रखना है, इसके साथ साथ कोई अटेम्प्ट वेस्ट नहीं करनी। इसमें वैसे कोई स्पेसिफिक अटेम्प्ट्स नहीं है, जितनी बार आप देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन स्टिल आपने कोशिश करनी है कि आप जल्द से जल्द लॉ एडमिशन टेस्ट को क्लियर कर लें और अपने आप को एक एलिजिबल कैंडिडेट बना लें। अब ये तो बात हो गई उन तमाम कैंडिडेट्स के हवाले से जो पार्ट फर्स्ट में हैं, पार्ट सेकंड में हैं, और उसको जो है वो पार्ट सेकंड का या तो एग्जाम दे चुके हैं या एग्जाम देने वाले हैं, उनके पास रिजल्ट मौजूद है या रिजल्ट मौजूद नहीं है। मैंने आपको वजूहात बता दी जिनकी बेसिस पे आपने लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होना है, और इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना कि सेकेंड ईयर के एग्जाम्स हो जाएंगे उसके बाद हम लैट देंगे। सेकेंड ईयर के एग्जाम्स खत्म होने के बाद लॉ एडमिशन टेस्ट वो अनाउंस ही नहीं करते, और अनाउंस करने में, कंडक्ट होने में और रिजल्ट आने में आपको कम से कम 1.5 महीने का अर्सा रिक्वायर है, और उस वक्त तक यूनिवर्सिटीज़ अपने एडमिशन क्लोज कर देती हैं। तो या तो यूनिवर्सिटीज़ को इस चीज़
चीज़ को मद्देनजर रखना चाहिए कि जो कैंडिडेट्स जिनके लिए हमने अपने एडमिशन्स ओपन किए हैं, फॉर एग्जांपल साल 2024 में एडमिशन्स ओपन किए गए, अब 8 तारीख को गालिबन 8 जुलाई की डेट थी जब सिंध के एग्जाम्स खत्म हो रहे थे, 9 जुलाई को लैट कंडक्ट हो रहा था, तो वो स्टूडेंट्स तो अप्लाई नहीं कर सके लैट के लिए, लिहाजा तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने उन बेचारे स्टूडेंट्स को कंसीडर ही नहीं किया। तो ये सारी की सारी हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर फ्लॉज हैं। हर फील्ड जो प्रोफेशनल डिग्री है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो डिफरेंट होता है। तो अगर यूनिवर्सिटी एडमिशन्स ऑफर कर रही है तो वो अंडर कंसीडरेशन रखे कि कोई अगर एक ऐसे डिग्री प्रोग्राम है जिसका कोई डेडिकेटेड टेस्ट एग्जिस्ट करता है तो क्या वो डेडिकेटेड टेस्ट कंडक्ट भी हुआ है या नहीं, या अगर कंडक्ट नहीं हुआ और वो स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो उस स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम के लिए अपने एडमिशन डिले कर दिए जाएं, जिस तरह प्रीवियस पास्ट में ये यूनिवर्सिटीज़ करती रही हैं। फार्मेसी के एडमिशन डिले हुआ करते थे उसके बाद जो है एमडी कैट की वजह से, और इसके साथ साथ मतलब फॉर एग्जांपल फार्मेसी के लिए वो एमडी कैट एक्सेप्ट करती थी और एमडी कैट अगर कंडक्ट नहीं हुआ, यूनिवर्सिटी ने अंडर ग्रेजुएट एडमिशन पहले ओपन कर दिए तो वो डिले कर देती थी फार्मेसी के एडमिशन्स को, अभी भी करती हैं, और लॉ के एडमिशन भी डिले किए जाते थे। लेकिन इस बार पंजाब यूनिवर्सिटी से लेके कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी तक किसी ने इस चीज़ को मद्देनजर नहीं रखा और पिछले साल भी ऐसा किया गया, तो जिससे स्टूडेंट्स के राइट इन्फ्रिंज होते हैं, उनको एडमिशन नहीं मिलता और मोस्टली स्टूडेंट्स को फिर अपनी क्वालिटी एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, किसी ऐसे इदारे में जाना पड़ता है जहाँ पर फिर उस वक्त एडमिशन ओपन होते हैं। स्टूडेंट्स के अंदर ये मिथ पाई जाती है कि हमने साल ज़ाया नहीं करना, हालांकि ये इस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आपको एडमिशन नहीं मिला किसी भी रीज़न की वजह से, आपका लैट डिले हो गया या पॉलिसी उस वक्त इस तरह की थी, तो आपको इंतजार करना चाहिए एज अ स्टूडेंट। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एलएलबी के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस हवाले से। अब एलएलबी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि मिनिमम अगर आप एलएलबी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी लॉ कॉलेज में तो आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। इंटरमीडिएट में अगर आपके 45% से एक स्कोर भी कम है, जिससे आप 44 पॉइंट समथिंग % में कन्वर्ट हो गए हैं, तो फिर आपका एलएलबी में एडमिशन नहीं होता। इसके साथ साथ एलिजिबिलिटी ये है कि आपका लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर होना चाहिए। अब ये 45% की मिनिमम रिक्वायरमेंट है और ये लॉ कॉलेजेस की रिक्वायरमेंट है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ 50% एक्सेप्ट करती हैं और इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जिस तरह से नस्ट वो 60% भी डिमांड करती हैं। तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर, लेकिन कम से कम 45%, इससे कम अगर किसी स्टूडेंट का स्कोर है तो फिर उसका एडमिशन लॉ में नहीं होता। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एज के हवाले से भी कंफ्यूज होते हैं। देखिए, एज का कोई क्राइटेरिया एग्जिस्ट नहीं करता, लीगल एजुकेशन रूल्स में भी एग्जिस्ट नहीं करता, साथ साथ जो है वो इस तरह का कोई और कानून भी एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें आपका LLB 5S में एडमिशन के हवाले से कोई एज लिमिट इंपोज की गई हो। अब ये यूनिवर्सिटीज़ मुख्तलिफ अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स जो होते हैं, चाहे वो लॉ का प्रोग्राम हो या किसी और जो है वो फील्ड का प्रोग्राम हो, उसमें एज लिमिट इंपोज किया करती हैं या एकेडमिक गैप इंपोज किया करती हैं। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि मैक्सिमम आपकी एज अगर 25 साल तक है तो आप स्पेसिफिक प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, या अगर आपकी एज कितनी भी है, आपका एकेडमिक गैप जो है वो इतने ईयर से ज़्यादा नहीं है, यानी कि आपकी इंटरमीडिएट में या फॉर एग्जांपल आप जिस भी डिग्री प्रोग्राम की बेसिस पे एडमिशन ले रहे हैं, अब लॉ में एडमिशन होता है इंटर की बेस पे, तो इंटर में और एडमिशन लेने के साल में 5 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप होगा तो हम आपको एडमिशन नहीं देंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो इस तरह की कोई भी पॉलिसी इन्फोर्स नहीं करती, ना तो एज लिमिट लगाती हैं ना एकेडमिक गैप लगाती हैं। तो ये डिपेंड करता है उस इदारे के ऊपर जिस इदारे में आप एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं। जनरली जो LLB के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 2 लिमिटेशंस हैं। फर्स्टली कि आपकी जो इंटरमीडिएट है मिनिमम 45%, और सेकेंडली कि आपका लॉ एडमिशन टेस्ट 50 नंबरों के साथ क्लियर हो, 49 वाला भी फेल कंसीडर होता है। तो ये तमाम डिटेल्स थी जो आपको मैं प्रोवाइड करना चाहता था इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपको फैसिलिटेट किया है, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले चुके होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें और हमारी टीम के साथ इन टच आएँ। अपने सारे सवाल, अपनी सारी कन्फ्यूजन हमारी टीम के साथ डिस्कस करें। अल्लाह आपका आमीन नासिर। मैं आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।